दोस्तों, कोई भी रास्ता सीधा नहीं होता है, ना ही कोई रास्ता एक जैसा होता है। हमारी जिंदगी भी हर पल बदलती है और हम खुद वो सेम इंसान नहीं रहते जो हम आज इस पल में। हर दूसरे पल में हम दूसरे इंसान बन जाते हैं। ये उतार चढ़ाव लाइफ का हिस्सा है और आप सब जानते हैं, स्टॉक मार्केट भी रोज चढ़ता है, रोज गिरता है, रोज उठता है, फिर भी रोज आगे बढ़ता है। तो ऐसे माहौल में जहाँ स्टॉक मार्केट बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, हम अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे सेफली आगे लेके जा सकते हैं, आज उसके बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने के पहले इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जानिए कि कैसे अपनी जर्नी को सेफली आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ भी गलत नहीं होता और सब कुछ सही भी नहीं होता है। प्राइस, दुनिया में हर इंसान कुछ भी सामान खरीदता है, बेचता है, सबसे पहला फैक्टर होता है प्राइस। और हम इंडियन तो बहुत ज्यादा प्राइस कॉन्शियस है। ये सही है, लेकिन हर वक्त सही हो जरूरी नहीं है। तो केवल प्राइस को देखकर कुछ नहीं खरीदना चाहिए। आप सबको याद होगा द ग्लोबल क्राइसिस 2008 में जो यूएस से स्टार्ट हुआ, जहाँ रियल एस्टेट बबल जब बस्ट हुआ, उसके रिपल इम्पैक्ट हमने भी सहे थे। तो दोस्तों, ये एक घटना है जो हमें सिखाती है कि स्क्रीन पे जो प्राइस आ रहा है वही अल्टीमेट नहीं है। तो क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? प्राइस सिर्फ एक ओपिनियन है, एक इंडिकेशन है जहां से आप शुरुआत कर सकते हो। और आगे बढ़ने के लिए हमें उस कंपनी की वैल्यूएशन देखनी होगी। म्यूचुअल फंड है तो उसकी भी परफॉर्मेंस देखनी होगी। तो क्या करना चाहिए हमें उसके लिए? चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो उस कंपनी का पीई/पीबी रेशियो चेक करो। उसका अपने इंडस्ट्री सेक्टर से या पीयर्स के साथ उनकी वैल्यूएशन भी मिला, कंपेयर करो। सेकंड, कंपनी की कैश फ्लो या लोन पोजीशन देखो कि क्या डेट रेशियो बहुत ज्यादा है या विद इन रेंज है। कंपनी का प्रॉफिट तो बढ़ रहा है लेकिन कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं दिखा रहा है, तो वो भी एक रेड फ्लैग है। उसके फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग है, मैनेजमेंट भी बहुत बढ़िया तरह से हो रहा है, लेकिन वैल्यूएशन ज्यादा है। तो उस सिचुएशन में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एसआईपी एंड एसटीपी का रूल अपनाइए ताकि आप उसकी प्राइसिंग को एवरेज आउट कर सको। अगर मार्केट महंगा है तो अपनी पोजीशन को छोटी रखो, उसमें लमसम इन्वेस्टमेंट ना करो। भेड़ चाल, ये सब तो सुना ही होगा आपने। जब सारी दुनिया स्टॉक मार्केट की तरफ भाग रही होती है या फिर सारी दुनिया कोई एक ट्रेंड अपना रही होती है, तो हम सब भी उसके पीछे चल पड़ते हैं। इसी को भेड़ चाल कहते हैं। यही भेड़ चाल हम अपनाते हैं अपने इन्वेस्टिंग में भी। कैसे? पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर। केवल पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे ना किसी यूनिट में इन्वेस्ट करो, ना किसी शेयर में इन्वेस्ट करो। देखना है, वो भी एक पैरामीटर है। उसके साथ हमें और दूसरी चीजों को भी देखना है, उन्हें भी ध्यान में रखना है। जो स्टॉक या फंड पिछले साल का टॉप परफॉर्मिंग है, जरूरी नहीं है वो अगले साल भी टॉप परफॉर्मिंग होगा। बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो उतना ही कम परफॉर्मिंग हो, बिकॉज ये इंडस्ट्री साइक्लिकल है, लीनियर नहीं है। तो दोस्तों, सही क्या है? पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे हमें फ्यूचर जज नहीं करना है, लेकिन पास्ट परफॉर्मेंस एक इंडिकेशन हो सकता है कि हम उस फंड की या उस स्टॉक को स्टडी के लिए सिलेक्ट करें। अब हमें क्या देखना है कि उसका जो मैनेजमेंट है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, उसके अपने फ्यूचर प्लान्स क्या है, उस इंडस्ट्री से रिलेटेड या उस कैटेगरी के से रिलेटेड गवर्नमेंट के या इकोनॉमी मैक्रोस क्या है जो उसे किस तरह से इम्पैक्ट कर सकते हैं। क्या वो उसके फेवर में है? क्या वो उसे फ्यूचर में भी उसी तरह की ग्रोथ देंगे? जिस इंडस्ट्री में वो फॉल कर रहा है, उस सेक्टर में उसके पीयर्स के परफॉर्मेंस कैसे हैं, उनके कंपैरिजन में ग्रोथ उसकी ज्यादा है या कम है? आज तो वो टॉप है, लीडर ऑफ अपने इंडस्ट्री का है, लेकिन क्या फ्यूचर में भी वो लीडर बना रहेगा? अगर ये सब एसेस करने में आपको दिक्कत लग रही तो आप किसी एडवाइजर की हेल्प लीजिए और अपने आप को अपडेटेड रखिए कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, ग्लोब में क्या हो रहा है और हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है। ये सारे फैक्टर देखते हुए अब आप डिसीजन लीजिए, पास्ट परफॉर्मेंस के फेवर में है ये सारे फैक्टर या उसके अगेंस्ट में है। लाइफ में बैलेंसिंग बहुत जरूरी है, ये तो आप मानते होंगे। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोसेस बिना बैलेंसिंग के लंबा नहीं चल सकता है।
तो उसके सस्टेनेबल बनाने के लिए, हमारे पोर्टफोलियो को सस्टेनेबल बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? लोग कुछ लिमिटेड स्टॉक पर अपना मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं। उसके कारण उनके पोर्टफोलियो में एक बड़ा रिस्क हो जाता है कि अगर वो सेक्टर, वो इंडस्ट्री या वो लिमिटेड स्टॉक नहीं परफॉर्म किए तो उनका वेल्थ क्रिएशन भी उसी हिसाब से अटक जाता है। तो दोस्तों, पोर्टफोलियो को बैलेंस रखिए। कैसे करेंगे? बाय डाइवर्सिफाइंग, यानी अपने कॉर्पस को डिवाइड करिए एंड एलोकेट करिए डिफरेंट एसेट क्लास में, और एक एसेट क्लास में भी डिफरेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करिए, ताकि आपका पैसा सिचुएशन चाहे जैसी भी हो बढ़ता रहे आगे और आगे। तो उसके लिए क्या करना होगा? कहते हैं ना, एक ही बास्केट में सारे अंडे मत रखो। क्यों? कि वो फूट जाएंगे। तो उसी तरह हमें अपने इन्वेस्टमेंट को डिफरेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, हर कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए, लार्ज में, मिड में, स्मॉल में, हर एसेट क्लास में। मेजर हम ग्रोथ ओरिएंटेड एसेट क्लास में डालेंगे, जैसे इक्विटी हुआ, आइदर डायरेक्ट इक्विटी या थ्रू म्यूचुअल फंड। अदर एसेट क्लास डेट, गोल्ड या अ पोर्शन ऑफ रियल एस्टेट आल्सो। इस तरह से डिफरेंट एसेट क्लास में हमारे पैसे को डाइवर्सिफाइड करते रहना चाहिए। इसका प्रोपोर्शन किसमें कितना होगा, ये आपके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करेगा। आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ के किस स्टेज पर उस पर डिसाइड करेगा। आपके फाइनेंशियल गोल क्या है, उनकी टाइम फ्रेम क्या है, वो उस पर डिसाइड करेगा कि किस एसेट क्लास में आपको कितने इन्वेस्ट करने और कितने दिन के लिए करना है। क्या एक जनरल टेन्योर होना चाहिए। और ये सब कुछ आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो कि मैं ये कैसे करूंगा, तो बहुत सिंपल सोल्यूशन, स्पीक टू अ म्यूचुअल फंड एडवाइजर। तो दोस्तों, क्या करेंगे तब? हम अपने इमोशन को काबू में रखेंगे। थोड़ा डर जरूरी होता है, वो हमें सावधानी बरतने के लिए मजबूर कर देता है। सावधान रहिए उस समय, अपने इमोशन को काबू में रखिए और मार्केट को देखते रहिए, वॉच करिए। जब मार्केट क्रैश हो रहा हो, उसे अपने लिए अपॉर्चुनिटी समझिए और एक इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि तब आप सस्ते में सामान खरीद रहे होंगे, प्राइस बहुत लो होगी, और इन्वेस्टेड बने रहिए। किसी एक एक्सपर्ट की सलाह ले लीजिए। तो दोस्तों, वही हम डर के मारे बहुत बार मार्केट से बाहर आ जाते हैं, म्यूचुअल फंड रिडीम कर लेते हैं या अपने शेयर्स सेल कर देते हैं कि और ज्यादा लॉस ना हो जाए, जबकि उस समय हमें वहां बने रहने की जरूरत है और इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। दोस्तों, मार्केट हमेशा शॉर्ट टर्म में गिरता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आगे ही बढ़ता है। जैसे एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है, वो गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, लेकिन अल्टीमेटली वो दौड़ने लगता है। बस स्टॉक मार्केट भी उसी तरह से बिहेव करता है। तो इसके लिए क्या करें हम? अपने फाइनेंशियल गोल बनाइए वापस और उसकी टाइम फ्रेम लिखिए, और वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए, उस गोल को ध्यान में रखते हुए। अगर शॉर्ट टर्म गोल है तो उसी तरह के एसेट क्लास में इन्वेस्ट करें जहां वॉलेटिलिटी कम हो। शॉर्ट टर्म माने 1 साल 2 साल। अगर लॉन्ग टर्म है तो हमें वैसे ही एसेट क्लास में जहां पर भले ही वॉलेटिलिटी हो, लेकिन लॉन्ग रन में जहां पर वेल्थ क्रिएशन हो। तो इस तरह से गोल बनाकर और पीरियोडिकल छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट कर यानी SIP या STP करके हम बहुत आसानी से इस मार्केट क्रैश और अनएक्सपेक्टेड अनसर्टेन मार्केट में भी इजीली अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं और अपने सारे फाइनेंशियल गोल पूरे कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस जर्नी को कंटिन्यू करने में हमारे इमोशन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हम कभी डर कर और कभी लालच में आके एक्शन ले लेते हैं। तो इससे बचने के लिए सबसे आसान उपाय है, मार्केट के उतार चढ़ाव को रोज देखना बंद कर दो। उसे आप पीरियोडिकली देखो, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली, और उसके बेसिस पे अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करो। तो इससे 2 फायदे, आपका पोर्टफोलियो रीबैलेंस होगा और आपका इमोशन कंट्रोल में रहेगा, और सबसे बड़ी बात, आपको स्ट्रेस नहीं होगा। आप पीस ऑफ माइंड के साथ अपने पैसे को बढ़ते हुए देख सकोगे। जितनी खुशी हमें 25% प्रॉफिट से नहीं होती, उससे कई गुना ज्यादा दुख हमें होता है जब हमारा पोर्टफोलियो 10% नीचे आ जाता है। दोस्तों, ये एक ह्यूमन नेचर है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए बस हम एक करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं,
कुछ प्रोसेस बना सकते हैं जिससे हमारा ये नेचर हमारे पोर्टफोलियो को दिमाग की तरह न खाए। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें हमारे पोर्टफोलियो को पीरियोडिकली रिव्यू करना होगा और रीबैलेंसिंग करना होगा। जिस रीबैलेंसिंग की बात मैंने अभी कुछ देर पहले कही थी। सबसे पहले एक पीरियोडिसिटी डिसाइड करिए कि आप 3 महीने में, 6 महीने में, एनुअली कब आप अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू करोगे। इसके साथ ये भी डिसाइड करिए कौन सी कोई बड़ी इवेंट हो गई तब आप अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करोगे, लाइक इंडिया पाकिस्तान वॉर में। तो दैट्स वो ऐसा इंसिडेंट था जहां पर आप अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करने की सोच सकते हो। तो ये 2 पैरामीटर पहले डिसाइड करिए फर्स्ट। सेकंड, उसके बाद डिसाइड करिए आपके एसेट एलोकेशन का फ्रेमवर्क कि आप किस एसेट क्लास में कितना इन्वेस्ट करके रखोगे। थर्ड, जब आप रिव्यू कर रहे हो तो आप अपने एसेट को भी रिव्यू करिए कि वो एसेट का पास्ट परफॉर्मेंस कैसा था, अब वो फ्यूचर में कैसा रहेगा, और आपने जो पैरामीटर बनाए हैं, जो अपने गोल बनाए, उसके अलाइनमेंट से वो एसेट कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। अगर कहीं रीबैलेंसिंग की जरूरत है तो उसे रीबैलेंस करिए। मान लीजिए आपने सोचा था आपके पोर्टफोलियो का 10% गोल्ड में इन्वेस्ट रहेगा। लास्ट 2 साल में चूंकि गोल्ड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो गोल्ड का पोर्शन आज के करंट वैल्यू पर 10 से बढ़कर 20% हो गया है। तो आप क्या करोगे, आपके इमोशन आपको उसकी रीबैलेंसिंग नहीं करने देगा, क्योंकि आपको लगेगा कि आप अभी और प्रॉफिट बनाओगे इसमें। लेकिन रीबैलेंसिंग कहता है कि आप 10% गोल्ड को सेल करके उससे दूसरे एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर दें। तो वहीं पर मान लो आपका इक्विटी का पोर्टफोलियो में लॉस है, क्योंकि मार्केट अभी बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं है, तो ओवर द 1 ईयर 2 ईयर के इन्वेस्टमेंट में आपको लॉस है और वो आगे भी दिख रहा है, वहां प्रॉफिट नहीं होने वाला है, लेकिन आप उसे सेल नहीं कर रहे हो, रीबैलेंस नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये लॉस आपका रिकवर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो लग रहा है ना, उस पर मत जाइए। अपनी कैलकुलेशन सीट को देखिए, अपने एनालिसिस को देखिए, फिर डिसीजन लीजिए और रीबैलेंसिंग और रिव्यू करिए। आप चाहे तो यहाँ पर भी एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं, उनकी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। इस तरह आप अपने रिस्क को कंट्रोल में रखते हुए अपने पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाते हुए अपने सारे गोल पूरे कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको लग रहा है आप जो स्ट्रेटेजी अपना रखे हो उसके थ्रू आप मार्केट को बीट कर दोगे, आप अपने से ही अपने पोर्टफोलियो को पूरी तरह से मैनेज कर सकते हो, तो मैं कहूंगी ये ओवर कॉन्फिडेंस है। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में आकर हम अपने लिमिटेशन को भूल जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपने काबिलियत नहीं है, आप में काबिलियत है, लेकिन आपका ये फुल टाइम जॉब नहीं है, आप एक एक्सपर्ट को बीट नहीं कर सकते हो। तो अपने कॉन्फिडेंस को चेक में रखिए और टाइम टू टाइम अपने पोर्टफोलियो को एक्सपर्ट के साथ रिव्यू करवाते रहिए, उससे कंसल्ट करते रहिए। मार्केट भगवान है, वो कब क्या करेगा हमें नहीं मालूम, तो सबसे बेहतर है उससे पंगा मत लो, उसे अपना दोस्त मानो, उसके समझो और उसके अनुसार आप अपने काम करते रहो। यानी अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहो, इन्वेस्ट करते रहो और रीबैलेंस करते रहो, एडवाइजर से सलाह लेते रहो। तो क्या करना है इसके लिए, जैसे मैंने आगे कहा, अपने गोल डिसाइड करो, उनकी टाइम फ्रेम बनाओ, उनकी अमाउंट फिक्स करो, अपना फ्रेमवर्क बनाओ। उसके बाद इन्वेस्टमेंट करने के लिए डिफरेंट एसेट क्लास चुनो जो आपको समझ में आते हैं और जो आपको ग्रोथ भी दे सके, जो ग्रोथ आपको चाहिए। अगर ये सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो या फिर आपके पास टाइम नहीं है, तो आप सिंपल ETF या इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप एक एडवाइजर के पास जाकर उनसे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाकर उनकी गाइडेंस में अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर ग्रोथ की ओर ले जा सकते हैं। टिप पर मत जाओ, यानी किसी ने बता दिया कि यहाँ इन्वेस्ट कर दो, आपके पैसे कई गुना हो जाएंगे, मैं आपको 100%, 100-200% या 10 गुना करके पैसे दूंगा, तो प्लीज उस पर इन्वेस्ट मत करो, लेकिन केवल टिप पर इन्वेस्ट मत करो। आप चाहे इन्वेस्टमेंट हो किसी एसेट में या फिर किसी स्टॉक में हो, उसे समझो फिर इन्वेस्ट करो। वो इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो व्हाट इज द इक्विटी इन्वेस्टमेंट,
अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है क्या? रियल एस्टेट आप समझ लेते हो, लेकिन रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग नहीं समझते। तो सबसे पहले उस इन्वेस्टमेंट को जानो, समझो, बेसिक आइडिया, नॉट नेसेसरी कि आपको उसमें एक्सपर्ट बनकर खुद इन्वेस्ट करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा? उस इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास को समझो, उससे रिलेटेड क्या कॉस्ट है, उससे एग्जिट का रूट क्या है, उसके प्रोसेस क्या है, मींस ऑपरेशनल प्रोसीड्यूर क्या है, उन्हें जानो। उस एसेट क्लास का या उस पर्टिकुलर स्टॉक का या म्यूचुअल फंड की लिक्विडिटी क्या है, रिस्क क्या है, उसमें प्रिंसिपल रिस्क क्या है, यानी मेरा प्रिंसिपल सेफ है या नहीं है, उसका कोई लॉक इन पीरियड है या नहीं है, कोई एग्जिट रूट लगने वाला है या नहीं है। इन सारी चीजों को जानो, समझो। अगर मैं फिर वही बात बोलूंगी, ये सब कुछ बहुत बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है या टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है, तो सिंपल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करो, लाइक इंडेक्स फंड, ETF या फिर म्यूचुअल फंड। और ये सब करने के लिए भी एक एडवाइजर से जरूर जरूर कंसल्ट करो। तो दोस्तों, इन सारे ज्ञान की बातों के बावजूद आपका पैसा एक ही चीज कंट्रोल करे, वो है आपका इमोशन। आपका इमोशन, चाहे डर हो, चाहे चिंता हो, या चाहे लालच हो या ओवर कॉन्फिडेंस हो, वो आपके फाइनेंशियल डिसीजन को भी इंस्पायर करता है, पीछे से पुश करता है, और आप उसी हिसाब से डिसीजन लेते हैं। तो अपने इमोशन को कंट्रोल में रखने के लिए क्या कर सकते हो, ताकि आपने अभी तक जितना आगे सीखा है उसको इम्प्लीमेंट कर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को कंटिन्यू कर सकें। सबसे पहला, IPS बनाइए। IPS बनाइए माने इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट। आप अपना IPS बनाइए जो आपके इन्वेस्टमेंट को डायरेक्शन देगा, एक फ्रेमवर्क देगा, जिस फ्रेमवर्क के दायरे में हमें अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को कंटिन्यू रखना है। उस फ्रेमवर्क के अनुसार अब आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बनाइए। कहाँ किस एसेट क्लास में कितना इन्वेस्ट करना है उसको स्ट्रक्चर करिए, और उस इन्वेस्टमेंट के लिए SIP या STP या लमसम जो भी करना है उन्हें प्लान करके सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट पार्ट को ऑटोमेट करिए, ताकि वो मिस ना हो। पीरियडिकली अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करिए और उसे रीबैलेंस करिए। IPS की भी रिव्यू बहुत जरूरी है। जब हमारी लाइफ के गोल अगर बदल जाए या कुछ गोल पूरे हो जाए या हमारी लाइफ में कुछ बड़ी घटना हो जाए या फिर इकोनॉमी में कुछ बहुत बड़ा बदलाव हो जाए, उस सिचुएशन में ही अपने गोल को IPS को चेंज करिए, उसके पहले नहीं या उसके बाद में भी नहीं, उसी समय उसे चेंज करिए और अपने पोर्टफोलियो को फिर से उस नए IPS नए फ्रेमवर्क के अगेंस्ट कंपेयर करके रीबैलेंस एंड रिव्यू करिए। तो दोस्तों, कहते हैं ना, साइंस एंड आर्ट ये दोनों जरूरी है लाइफ के लिए। आज आपने साइंस एंड आर्ट इन्वेस्टिंग का दोनों समझा है, उससे इम्प्लीमेंट करिए और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को सेव करिए। इसके बावजूद भी हमेशा अनएक्सपेक्टेड के लिए रेडी रहिए। स्टॉक मार्केट है भाइयों, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो बी रेडी फॉर दैट। तो दोस्तों, उसके लिए प्रिपेयर रहो, मेंटल कैलकुलेशन मत करो, जो प्रोसेस है उसे फॉलो करो, अपनी लाइफ और हेल्थ को भी सिक्योर करो, और टाइम टू टाइम जब आप रिव्यू करते तो उस समय आप स्ट्रेस टेस्ट भी कर सकते हो। तो चलिए, इसके लिए क्या करना है वो देखते हैं। IPS बनाइए, अपने गोल डिफाइन करिए और उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते रहिए। एसेट एलोकेशन करिए, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट करिए, टर्म प्लान एंड हेल्थ इंश्योरेंस जरूर जरूर लीजिए। इसके साथ ही इमरजेंसी फंड भी क्रिएट करके रखिए, और जब भी या एनुअली हमारी इनकम बढ़ती है तो उसी तरह उसी परसेंटेज में मिनिमम हमारी SIP भी बढ़नी चाहिए, उसे भी जरूर फॉलो करें। ये स्टेप आपको आने वाली अनसर्टेनिटी से बचाएगा। मार्केट का उतार चढ़ाव हमारी जिंदगी के हर पल के साथ बढ़ेगा और घटेगा, उससे हम बच नहीं सकते। उससे हम अपने आप को फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ बचा सकते हैं, जिसके लिए जो मैंने आज जो 10 प्रिंसिपल बताए हैं उसे आप अप्लाई करो और वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लेके आओ और अपने पैसे को सेफली ग्रो करो। मेरा एम या इंटेंशन केवल आपको एडुकेट करना नहीं है,
बल्कि आपको एक ऐसी कम्युनिटी से जुड़ना है जो अपने फाइनेंशियल डिसीजन अपने इमोशन के तहत नहीं लेते हैं, बल्कि एक कैलकुलेटेड डिसीजन ले रहे हैं, एक अवेयर्ड इंसान बन रहे हैं, जो खुद को तो अवॉइड कर ही रहे हैं और अपने साथ साथ अपने लोगों को भी बता रहे हैं। तो उसके लिए आपको इस वीडियो को शेयर करना है लोगों के साथ। अगर आज के इस वीडियो में आपको कुछ नया इंसाइट मिला है, कुछ ऐसा मिला है जो आपके इमोशन को कंट्रोल करेगा, कुछ ऐसा मिला है जो आपके फाइनेंशियल डिसीजन को इम्पैक्ट करेगा, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर इसी तरह से आपको किसी और टॉपिक के बारे में जानना है, समझना है, तो मुझे कमेंट में लिख के बताइए। मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। तो दोस्तों, अगली बार मार्केट में तूफान आए तो ना आप घबराइए, ना अपनों को घबराने दें। ये 10 प्रिंसिपल अपनाते हुए अपनी फाइनेंशियल जर्नी को एकदम शांति के साथ आगे बढ़ाएं।